So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. My dear students, CTQ जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसमें पहले जो दो लेक्चर थे वो फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कुछ जेईई मेंस लेवल तक के कुछ क्वेश्चंस के थे. नाउ आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन होंगे एंड कुछ क्वेश्चंस वहां पे आपको एडवांस के PYQ भी मिलेंगे बट वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, जिनमें 3 से 4 चैप्टर एक साथ क्लब होते हैं ना. जैसे आपके मैकेनिक्स भी काम में आ रही हो, आपके सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी काम में आ रहा हो, कुछ और भी काम में आ रहा हो ना, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो डिफिकल्टी लेवल जिनका काफी अच्छा हो. ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे होगा बट माय डियर पहले आप क्वेश्चन देखोगे, आप खुद से ट्राई करोगे. यदि फिर आपसे कुछ नहीं हो रहा, जहां दिक्कत आ रही है, उसके बाद आप लोग सोल्यूशन देखोगे. बट पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करो, है ना. ओके, सी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है. देखो, स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r इज मेड बाय जॉइनिंग टू हेमिस्पेरिकल पार्ट्स. क्लियर है, दो हेमिस्पेरिकल पार्ट्स हैं जिनको ज्वाइन करने से एक बॉल बनाई जा रही है. The two parts have density rho and 2 rho. When placed in a water tank, the ball floats while remaining completely submerged. Completely submerged इसका मतलब है just floats. मतलब ऊपर ऊपर से आपको दिखेगा कि वो पानी की सतह पे है, बाकी है वो पानी के अंदर ही. ओके, Find the time period of a small angular oscillation about its equilibrium position. कहाँ का क्वेश्चन है? फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, SHM भी है ना, और सेंटर ऑफ मास भी है. बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में एक साथ आएगी. बढ़िया, देखो जो डायग्राम गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. सी ये फ्री सरफेस है जहां पे ऐसे बोला गया ना कि जस्ट फ्लोट्स. मतलब देखो यहां पे पानी की सतह है, जो कोई भी लिक्विड है, और ये जो बॉल है इसकी डेंसिटी यहां पे ऊपर वाले की है रो. ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाले की डेंसिटी कम होगी, नीचे वाले की डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना. बड़ी सिंपल सी बात है. एंड दिस इज योर 2 रो. ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. ओके सर, बहुत बढ़िया. नाउ सी, पहले तो आप ये चीज देखो कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं. आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है. आपके दिमाग में चीजें जाएंगी कि सर हम इनको इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ डिस्टर्ब करेंगे, फिर आई थीटा डबल डॉट प्लस उसका जो टॉर्क आएगा कुछ इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे. थीटा के साथ वाले टर्म जो आएगी उनमें आई से डिवाइड करेंगे, एंड रूट करते हमारे पास ओमेगा एन आ जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. एंड उसके बाद टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई बाई ओमेगा एन, उससे हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, है ना. इतना कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में पहले आ जाना चाहिए जब आपसे पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. ओके, बट सी वहां तक पहुंचेंगे कैसे इस क्वेश्चन में, यही तो ना कुछ डिफिकल्टीज है कि उसमें वहां तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे. ऐसा तो है नहीं कि सीधा अभी इसकी डेंसिटी सिंपली कुछ भी दे रखी होती, सिग्मा रो कुछ भी, है ना, तब तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर पाते. बट नाउ सी माय डियर, ऊपर वाले की डेंसिटी रो है. देखो ये स्पेयर था, अभी यहाँ पे हेमिस्फीयर है ना, अंदर से इस टाइप से, ऊपर से बॉल को आधा कट कर रखा है, ऐसे मान लो. ठीक है, इसकी डेंसिटी रो है, इसका मतलब सर इनका मास मैं कहूं तो m है. ओके, बहुत बढ़िया. एंड इनका मास 2m है. क्या कुछ गलत कहा मैंने? अरे यार सिंपल से सोचो, रो बराबर कितना होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. सेम वॉल्यूम में डेंसिटी इतनी है तो इनका मास m हो गया. उसी सेम वॉल्यूम में इनकी डेंसिटी 2 रो है, इसका मतलब इनका मास 2m है. इनका मास इससे 2 गुना है. सिंपल सी बात है. मैं कहूं अब देखो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इन पे कौन से फोर्सेस लग रखे होंगे. पानी के अंदर है, जो भी कोई लिक्विड है उसके अंदर है, बुयांसी फोर्स, F बुयांसी फोर्स लगेगा. सिंपल सी बात है. नाउ सेकंड थिंग, इनका जो वेट है, बहुत बढ़िया. देखो बुयांसी जो फोर्स होगा वो नेट वेट के बराबर होगा. वेट कितना है सर, 2m प्लस m. दिस इज योर 3m इंटू जी, 3m इंटू जी. लो पहली चीज आपके पास सामने है. नाउ सर बुयांसी फोर्स जहां एक्ट करता है उसका सेंटर कहां होता है. बुयांसी फोर्स कहां एक्ट करता है, किसी बॉडी पे बुयांसी फोर्स एक्ट कर रहा है, मान लो इस पे, जिनकी डेंसिटी यहां अलग है, यहां अलग, जो कुछ हो, बट उसका सेंटर कहां होगा, कहां एक्ट कर रहा होगा बुयांसी फोर्स. तो बुयांसी फोर्स कहां एक्ट करता है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है
जितना फ्लूइड, आप इस बोर्ड को मत देखो जिसकी डेंसिटी वगैरह कुछ है, आप देखो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है ना, जो भी शेप बन रही है वहां पे, उसका सेंटर कहां है, उसका सेंटर कहां है। हमें इनकी डेंसिटी से कोई मतलब नहीं उस टाइम, हम बेयोंसी फोर्स कहां एक्ट कर रहा है ये देखना चाह रहे हैं। तो बेयोंसी फोर्स कहां एक्ट करेगा, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, ये जो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है सर, हमें एक स्फीयर की शेप मिल रही है, तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंटर, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं, ये जो है, ये सेंटर ऑफ बेयोंसी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सेंटर ऑफ बेयोंसी यही है। नाउ सेंटर ऑफ बेयोंसी वो ये है, बट इनका जो मास है वो कहीं ना कहीं यहां तो नहीं, इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं ना कहीं यहां तो नहीं है, बिकॉज इनका मास 2m यहां है और m यहां है। अब जो बच्चे फील कर पाते हैं चीजों को, उनको पता है कि सर इनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इनके नीचे आने वाला है, कहीं ना कहीं इनके नीचे आने वाला है। ओके, देख लो, जिन बच्चों को फील नहीं हो पा रहा वो अपने मेथड से कर लेंगे। इसको मैं रेफरेंस मान रहा हूं, है ना, और इसको मान लेता हूं ये इस वाले का y नोट पे है, y पे है, और इस वाले का भी y पे है, बिकॉज ये तो हेमिस्फीयर बन रहे हैं ना यार, हेमिस्फीयर बन रहे हैं। ओके, देखो y कितना होगा, और बच्चे को पता है सर 3r डिवाइड बाई 8, 3r डिवाइड बाई 8, और इनका कितना होगा सर 3r डिवाइड बाई 8, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। y सेंटर ऑफ मास कितना होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, सॉरी यहां पे y1, मैं y डायरेक्शन में बातें कर रहा हूं बिकॉज x डायरेक्शन में इनका कोई भी मूवमेंट होने वाला है नहीं, x डायरेक्शन वाले की मुझे कहीं पे जरूरत पड़ने वाली भी नहीं। ओके, देखो m1 ऊपर वाले के लिए मैं कहूं m, ओके सर, बहुत बढ़िया। इनका जो y है, y हर बच्चे को पता है सर, y जो होता है वो 3r डिवाइड बाई 8 होता है, 3r डिवाइड बाई 8 होता है। अरे यार, ये तो आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा ना, हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर है ना, सॉलिड हेमी, बिकॉज इनकी डेंसिटी है, होलो तो है नहीं, सॉलिड हेमिस्फीयर है, उनका सेंटर ऑफ मास इस लाइन से कितना ऊपर होगा सर, 3r डिवाइड बाई 8 होगा। ओके, m2 कितना है हमारे पास, 2m, बहुत बढ़िया। एंड y दिस वाला, ये वाला y बच्चे यहां पे सीधा लिखेंगे 3r बाई 8, जो कि गलत हो जाएगा। मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूं, इस पॉइंट को, इसका मतलब ये कितना हो गया, -3r बाई 8, बिकॉज माइनस वाई डायरेक्शन में है ना, विद साइन चलते हैं हम यहाँ पे, -3r डिवाइड बाई 8। ओके, बहुत बढ़िया सर, m1 प्लस m2, m प्लस 2m, ये हमारा हो गया 3m, बहुत बढ़िया। लो, m से m तो कट जाएंगे सारे, यहां पे कितना बचेगा, 3r डिवाइड बाई 8 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 6r डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 3। लो, ये भी कट जाएंगे, बचा कितना, r बाई 8 माइनस 2r बाई 8, इसका मतलब सर ये -r बाई 8। ओहो, ये हमारा सेंटर ऑफ मास आ गया, जहां पे इसका नेट मास एक्ट कर रहा है, इसका नेट मास जहां एक्ट कर रहा है ना, यहां वेट एक्ट करेगा, वो है -r बाई 8। इसका मतलब सर ये माइनस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो आपने रेफरेंस लाइन ली थी, उससे नीचे की तरफ माइनस वाई डायरेक्शन में r बाई 8 डिस्टेंस पे है, r बाई 8 डिस्टेंस पे है। लो, इसका सेंटर ऑफ मास मैं कहूं यहां कहीं है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो r बाई 8 है, और यहां पे इनका वेट एक्ट करेगा। लो, ये 3mg, लो सर, ये लग गए इनके 3mg, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। नाउ सी, यहां तक चीजें क्लियर है हर बच्चे को। अब मुझे चाहिए थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसके बाद मैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे चला जाऊंगा, बिकॉज वो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, उनके बिना तो कुछ होने वाला भी नहीं है। उसका कंसेप्ट क्या होता था, अब इक्विलिब्रियम में है, मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा, इस साइड कर लो, आपकी मर्जी है, इस साइड कर लो, आपकी मर्जी है, आप इसको कहां से डिस्टर्ब करना चाह रहे हो। थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तभी तो स्मॉल ऑसिलेशंस होंगे, तभी तो उनकी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ पाएगी, तभी तो आप वो टाइम पीरियड जो ऑसिलेशन का है वो निकाल पाओगे। कुछ हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, मान लो मैं इस साइड इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं, रेजिस्टिंग टॉर्क किधर लगेगा, है ना, रेजिस्टिंग टॉर्क किधर लगेगा, इस साइड। दिस इज योर आई थीटा डबल डॉट, बहुत बढ़िया सर। मैंने इसको यहां डिस्टर्ब करना, फील करना इस चीज को, ये इनके यहां पे थे O पॉइंट। ओके,
है ना, ये इसको मैं बोल देता हूं ओडेस। जो इनका सेंटर ऑफ मास आया था उसको मैं बोल दिया ओडेस। फील करना मेरे लाल, जब इसको मैं घुमाऊंगा थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा तो क्या कोई बच्चा फील कर पा रहा है? वो तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, बट जो ओडेस थे यहाँ पे, जो ओडेस यहाँ पे थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के बाद यहां आ जाएंगे, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के बाद यहां आ जाएंगे। ये हमारे 3mg थे। मान लो जो छोटा सा एंगल था, अरे ये एक्चुअल में इतना बड़ा सा आपको दिखा रहा है बट ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा कि मतलब आप मान सकते हो नुन्नू सा, एकदम छोटा सा। ओके, सी देखो, अब जो इक्वेशन होती है हम ओमेगा निकालते हैं, उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं सर रेजिस्टिंग टॉर्क, जो टॉर्क लग रहा है, देखो ये सेंटर ऑफ बुयांसी है, ये सेंटर ऑफ बुयांसी है, इसी के अबाउट में टॉर्क ले रहा हूं, इसी के अबाउट में टॉर्क ले रहा हूं। देखो आई थीटा किधर लग रहे हैं? इधर आई थीटा, आई अल्फा है ये अल्फा, तो अल्फा को हम थीटा डबल डॉट लिखते हैं, है ना? ठीक है, इतना तो पता होगा ना यार, पढ़ के आए हो कहीं से। देखो नेट यदि मैं इक्वेशन लिखना चाहूं समीशन टॉर्क ओ के अबाउट में लिखना चाहूं तो देखो मैं लिखूंगा आई थीटा डॉट, देखो इनका टॉर्क किधर होगा? ये 3mg है, सेंटर के अबाउट, इस ओ के अबाउट, ये चाहेंगे ना इधर, ये चाहेंगे ना इधर ही घुमाना इसको, अरे यार ये चाहेंगे ना इधर ही घुमाना इसको, बिल्कुल सर बिल्कुल यही चाहेंगे, यही चाहेंगे 3mg, है ना? ओके सर, बहुत बढ़िया, mg इंटू आर, mg इंटू आर, और वो वाली डिस्टेंस हमारी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है क्या एक्चुअल में? ये डिस्टेंस है क्या एक्चुअल में? इस वाली डिस्टेंस को देखो आप, इस वाली डिस्टेंस को, ये कितना था? ये कितना था मेरा? YCM, क्या ये YCM था? अरे हाँ सर यही तो था, R/8 जो था, है ना? और इसको मैं निकालना चाहता हूं आर्क, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से होगा यार, इतना छोटा सा एंगल है, आप फील करो इस चीज को, तो मैं उसको लिख पाऊंगा R इंटू थीटा, YCM इंटू थीटा। ओके सर, YCM इंटू थीटा, ये हमारा था R/8 इंटू, या फिर मैं इसको लिखना चाहूं साइन थीटा। देखो बिकॉज मैं इसको स्ट्रेट लाइन मानूंगा, बिकॉज इसको मैं स्ट्रेट लाइन मानूंगा, कर्व ना मान के स्ट्रेट लाइन मानूं, ये थीटा थे, ये मेरे R/8 थे, तो ये हो गए R/8 cos थीटा इस वाली, और ये हो गया R/8 साइन थीटा। बट थीटा इतना छोटा है ना, थीटा इतना छोटा है, साइन थीटा को मैं इधर सीधा थीटा लिख देता हूं, है ना? इस तरीके से R/8 थीटा बन जाता है ना? और SHM में आप हर जगह ऐसे ही लिखोगे, कोई बहुत बड़ा एंगल नहीं दे रखा होता आपको उसको डिस्टर्ब करने के लिए। थीटा ब्यूटीफुल इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, इसको मैं डाल रहा हूं यहां से। ओके, नाउ सी ओमेगा एन कैसे निकालते थे सर? थीटा डबल डॉट प्लस 3mgr/8 आई थीटा इक्वल्स टू 0, और ये मेरे हुआ करते थे ओमेगा एन स्क्वायर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये हुआ करते थे। आप लोगों ने SHM की इक्वेशन पढ़ी होगी, तब तो आपको पता होगा, अन्यथा आपको पता नहीं होगा भाई, अन्यथा आपको पता नहीं होगा, बिकॉज ये 11th का सिलेबस आप पूरा कवर कर चुके होंगे, तब आपको चीजें यहाँ पे समझ आएंगी। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी काम में आ रहा था, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी काम में आ रहा था। यहाँ पे देखो डेंसिटी की रो, मैंने मास m कह दिया, 2 रो की होगी, सिंपल सी बात है 2m होगी, बिकॉज वॉल्यूम तो इतना ही है ना यार, वॉल्यूम इतना ही है, ठीक है नाम से। अब देखो ओमेगा n क्या हो गया मेरा? ओमेगा n हो गया सर रूट ऑफ दिस, देखो 3mgr/8, और I जो होता है वो किसके अबाउट होता है? जिस पॉइंट के अबाउट मैंने मूवमेंट लिया ना, उस पॉइंट के अबाउट I होगा। तो I किसके अबाउट होगा सर? O पॉइंट के अबाउट, मतलब सर I अबाउट O, ओके सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब I अबाउट O निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? जो I होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप लोगों ने वहां पे पढ़ी होगी। पहले मैं इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालूंगा, बट मेरे पास पहले देखो आप, इनका मास m है, इनका मास m है। देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होगा, सेंटर ऑफ मास मतलब ओडेस के अबाउट बातें कर रहा हूं मैं, है ना? ओडेस के अबाउट
2/5 m r स्क्वायर। r तो इनकी सेम है ना, ये ऊपर वाले का हो गया, ऊपर वाले का हो गया। सेकंड 2/5 m, नीचे वाले के लिए m कितना है सर? 2m है, 2m है इंटू आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया। अब मैं निकाल सॉरी ये पॉइंट ओ डैश के अबाउट हो गया। अब मुझे निकालना है ओ के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट, बिकॉज जिस पॉइंट के अबाउट मैंने टॉर्क लिया है उसी पॉइंट के अबाउट मुझे आई लेना पड़ेगा। तो लो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स का स्क्वायर, ऐसे करके जोड़ते थे ना। आई किसी पॉइंट के अबाउट बराबर आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, यही तो करते थे। लो तो वही करना मुझे। एम इनका है 12 नेट, आर कितनी है सर? ये r/8 है, ये r/8 है इनका स्क्वायर। आप इनको सोल्व करोगे तो आपके पास ये निकल के आएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन है, आप अपने आप से करना है ना। इनका आएगा आपके पास 369/320 mr स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब तो उसके बाद बचा ही क्या है? ओमेगा एन क्या हो जाएगा सर? ओमेगा एन हो जाएगा मेरा 3mgr/8 369.320 और ये इनका mr स्क्वायर। बहुत बढ़िया। जो जो यहां से कट रहा है उनको काटेंगे, m चले गए, एक r चला गया, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये कट जाएंगे 40 बार और ये कट जाएंगे 1 2 3, 1 2 3। ब्यूटीफुल। ये जो कुछ भी आया आपके पास ये आपका हो गया ओमेगा एन। ओमेगा एन बराबर √40/123 g/r। ये आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा एन हो गया। और कुछ कट रहा हो तो देख लेना एक बार, 3/8 हो गया ऐसा कैसा, mgr डिवाइड बाई 369, ये 369 थे, 320 40 इट्स ओके। जो कुछ भी कैलकुलेशंस बाकी आप लोगों से देख लेना। नाउ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा एन। लो 2π, इसको सोल्व करोगे आपके पास ये आ जाएंगे 123r डिवाइड बाई 40g। ये आपके पास आंसर्स आएंगे सेकंड्स में, जो कुछ भी है सेकंड्स में आएंगे। सो दिस इज योर आंसर माय डियर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बट सी कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपके कितने कंसेप्ट्स कवर हुए हैं। पहली चीज, सेंटर ऑफ मास आपके कहीं ना कहीं काम में आया। बुयांसी फोर्स कहाँ एक्ट करता है, उसके बिना आप कुछ कर नहीं पाते इस क्वेश्चन में। सेंटर ऑफ मास के बाद में आगे बढ़ते हैं तो हम ये देख पाए कि एसएचएम की इक्वेशन में हम ओमेगा एन कैसे निकालते थे। थोड़ा सा हम उसको डिस्टर्ब करते, आप चाहते तो इधर भी डिस्टर्ब कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ भी डिस्टर्ब करो। इधर डिस्टर्ब करते ये चीजें ऐसे हो जाती, ये पॉइंट इधर आ जाता हमारा, जैसे यहाँ आया था ये यहाँ पे आ जाता, रिस्टोरिंग टॉर्क इधर लगता और ये जो था ये भी इधर ही लगता। इस तरीके से हम इन चीजों को कर पाते। सो दिस इज योर आंसर माय डियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा ना, और उसके पीछे का जो कंसेप्ट था वो भी समझ आया होगा। इसको छापेंगे, फिर आगे अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं और थोड़ा बेहतर क्वेश्चन होगा। ठीक है, टेक दिस। ओके माय डियर, ओके सर। नाउ सी, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। थोड़ा और इन डेप्थ क्वेश्चन है जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और डेवलप होगी ना। देखो भाई लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस आर इज फिल्ड विद एन आइडल लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। आइडल लिक्विड है ना, आइडल लिक्विड की बातें हो रही है। डेंसिटी रो अप टू हाइट एच अबव इट्स फ्लैट बॉटम। फ्लैट बॉटम का मतलब है जो सबसे नीचे नीचे वाला तल है उससे ऊपर एच हाइट तक भरा हुआ है, ऐसे सिलेंडर कुछ भरा हुआ है। अभी की जो बातें हो रही है ना वो इस तरीके से है, वो इस तरीके से है, इस तरीके से। ओके सर, फ्लैट बॉटम, इट इज नाउ सेट इनटू रोटेशन अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। इसके अबाउट वो इसको ओमेगा से घुमाना चाह रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है आपको। उसके बाद बोल रहे हैं व्हेन स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड, स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड
द लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो एंड नो पोर्शन ऑफ द बॉटम इज ड्राई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नाउ एट नो पोर्शन ऑफ द बॉटम इज ड्राई, इसका मतलब है पानी बहुत नीचे तक जितना पोर्शन है ना, कोई भी पोर्शन सूखा नहीं है, खाली नहीं है, मतलब पानी कहीं ना कहीं टच कर रहा है। ओके, इस तरीके से कुछ शेप बन रही होगी, है ना, इस तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं इस सरफेस पे कहीं पानी तो कहीं ना कहीं है, लिक्विड जो कुछ भी है वो है। नाउ एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ए स्मॉल ओरिफिस, स्मॉल ओरिफिस का मतलब एक छोटा सा होल कर दिया गया है, यहां पे सेंटर पे, इस सेंटर पे एक छोटा सा होल कर दिया गया है। नाउ ओरिफिस ऑफ रेडियस आर इज मेड, इसकी रेडियस आर गिवन है। ओके सर, हाउ मच लिक्विड कैन फ्लो आउट ऑफ द वेसल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल माय डियर। एक बार आप खुद इसको ट्राई करने की कोशिश करना, यदि आपसे क्वेश्चन बनता है, आप समझ भी पा रहे हो उस क्वेश्चन को कि कर कैसे सकते हैं, तो भी ये बहुत बड़ी बात है, तो भी ये बहुत बड़ी बात है। नाउ सी, देखो क्या कहना चाह रहे हो उस क्वेश्चन में। पहले आपके पास एक सिलेंडर था, ठीक है सर, बहुत पहले की बातें हैं। उसके बाद इसको ओमेगा से हमने घुमाया, इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया है ना। ओके सर, नाउ आप सोचो, जब इसको आप ऐसे घुमाओगे पानी को, क्या इस तरीके की पैराबोलिक शेप बनेगी? बिल्कुल सर बनेगी। पढ़ के आए फ्लूइड मैकेनिक्स में, वोर्टेक्स मोशन पढ़ी होगी, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ ये ऐसे बोल रहे थे कि जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है ना, स्टेडी स्टेट अचीव होने का मतलब है कि यहाँ पे पानी जो था, इनके टॉप तो यहाँ पे आने लग गया, है ना, और यहाँ पर ऐसी शेप बन रही थी, तब सारी चीजें बिल्कुल स्टेडी थी, कुछ नहीं था उस टाइम, बिल्कुल बस ये घूम रहा था, ना तो पानी बाहर जा रहा था, ऐसी ही शेप बन रखी थी, कुछ नहीं हो रहा था ना। उस कंडीशन में क्या किया इन्होंने, एक इसके बॉटम पे एक स्मॉल ओरिफिस, एक छोटा सा होल कर दिया, रेडियस आर जिसकी आपको गिवन है। अब वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कितना जो पानी है वो बाहर जा सकता है, कितना पानी बाहर गया है, यही पूछ रहे हैं ना आपसे। हाउ मच लिक्विड कैन फ्लो आउट ऑफ द वेसल? फ्लो आउट कहां से होगा सर? होगा तो यहीं से, इसी से होगा ना, इसी से होगा। कितना वॉल्यूम फ्लो हो सकता है, कितना वॉल्यूम फ्लो हो सकता है, वही हमें निकालना है। देखो भाई लोग, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी, आप फील करना इस चीज को, मान लो पहले ये शेप थी, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, है ना, इसको मैं हटा रहा हूं, पानी निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और ये घूमता भी साथ में जा रहा है। क्या आप इस चीज को फील कर पा रहे हो कि जब इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, जब इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, जब इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, फील करना इस चीज को, जब इसकी शेप ऐसी हो जाएगी तो क्या पानी बाहर निकलेगा? कहां से निकलेगा? कहां से निकलेगा? पानी तो बाहर निकलने के लिए जो जो होल बन रखा था वहां तक तो पानी आ ही नहीं रहा है, वहां तक तो पानी आ ही नहीं रहा है। उसके बाद वापस यही कंडीशन हो जाएगी, स्टेडी स्टेट अचीव। उसके बाद ये घूमता रहेगा, ये होल ऐसा का ऐसा रह जाएगा, बट इससे कोई भी पानी का कोई पार्टिकल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो यही हमें निकालना है कि जब ये ओमेगा गिवन है आपको, उस टाइम जब आपको ओमेगा गिवन है और ये होल आपको गिवन है, तो उसमें मैक्सिमम कितना वाटर, कितना वॉल्यूम बाहर निकल पा रहा है, वो हमें निकालना है। तो सी, स्टार्टिंग के वॉल्यूम की बात करूं मैं, जब इसकी हाइट h थी, है ना, जब इनकी हाइट h थी, वॉल्यूम बिफोर रोटेशन, बिफोर रोटेशन इट वाज पाई आर स्क्वायर h, इनकी रेडियस r है। गिवन हो इट्स ओके, ना भी गिवन हो, वैसे तो गिवन होगा, गिवन है, ना गिवन होती तो हम आर ले लेते, या फिर जो कुछ भी वैल्यू दे रखी होती वो ले लेते। नाउ माय डियर, आप अब हमें निकालना है कि कितना वॉल्यूम बाहर निकला है। सोचो आप, पहले वॉल्यूम ये था, कुछ भी था, कुछ भी था, मुझे नहीं पता। एट द एंड जो शेप बन रही है वो ये बन रही है, वो ये बन रही है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि टोटल में से मैं इस वाले एरिया को घटा दूं, इस वाले एरिया को घटा दूं, तो क्या मुझे आंसर मिल जाएगा? सोचो एक बार, सोचो, टोटल एरिया जो, टोटल वॉल्यूम जो था पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से मैं इस वाले वॉल्यूम को घटा दूं, इस वाले वॉल्यूम को घटा दूं, इस वाले वॉल्यूम को घटा दूं, बिकॉज रह तो मेरे पास यही रहा ना। सोचो यार, फील करो उस चीज को, फील करो उस चीज को। पाई आर स्क्वायर मेरे पास वो वॉल्यूम था जो रोटेशन से पहले था। नाउ सी, अब मेरे पास ये शेप बन रही है, अब मेरे पास इतना पानी तो रहेगा ही रहेगा, इतना पानी तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या मेरे पास पहले जितना वॉल्यूम था उसमें से मैं जो रह रहा है उसको घटा दूं, तो क्या मुझे पता लग जाएगा कि सर इतना पानी बाहर जा चुका, इतना वॉल्यूम बाहर जा चुका,
इतना वॉल्यूम बाहर चुका। यही इसका मेन कंसेप्ट है। ये चीज यदि आप समझ पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे और थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे होगी वो आप लोग लगा लोगे, बट जब तक आपके दिमाग में ये चीज हिट नहीं करेगी कि सर निकालेंगे कैसे पानी जो बाहर निकला है वो निकालेंगे कैसे, तब तक आप इसका कुछ नहीं हिला भी नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। बट सेम आइडिया। देखो मान लो मुझे तो निकालना है यही वॉल्यूम, जो बच रहा है उसको मैं निकाल दूं इसमें से तो मेरे पास आ जाएगी, जो चला गया वो आ गया। ओके, मैं यहाँ पे कोई छोटी सी स्ट्रिप लेता हूँ, उसकी छोटी सी स्ट्रिप लेता हूँ। ये मान लो ये y है और ये इनकी dx है और ये है x डिस्टेंस पे। छोटी मोटी चीजें हैं, स्ट्रिप लेना, वॉल्यूम निकालना, और इसका मैं मान लो वॉल्यूम। अब आप वॉल्यूम को फील करना, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इस तरीके का सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना, और ऐसी शेप यहाँ पे बन रही है। देखो ये थे यहाँ पे, ये मेरे पास हो गया इसका एरिया। अब इसकी लेंथ कौन सी है, पूरे का निकालना चाह रहा हूं मैं वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूं। तो सर ये वाली इस वाली से आप मल्टीपल कर दोगे इस वाले एरिया को तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। फील करो यार, रिवॉल्यूशन हो रही है। और ये वाली जो लेंथ है कितनी है सर, 2 पाई इंटू आर। बट आर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स की टर्म में, आर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स की टर्म में। तो क्या मैं लिख पाऊंगा, उसका जो वॉल्यूम होगा, छोटा सा वॉल्यूम मैंने लिया है y इंटू डी एक्स, छोटी सी स्ट्रिप का तो एरिया इंटू लेंथ कौन सी है सर, वो 2 पाई इंटू जितने डिस्टेंस पे मैं लिया हूँ 2 पाई इंटू एक्स। पढ़ा है ना आप लोगों ने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अरे यार सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। इसी तरीके से तो करते थे उसको, 2 पाई इंटू एक्स। ये सर वो लेंथ आ गई जिसमें मैं उसका वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ। ये y dx उसका एरिया आ गया, y dx उसका एरिया आ गया। नाउ से ये जो बहुत छोटा सा वॉल्यूम है ये मुझे फंक्शन मिल गया एक तरीके से। नाउ सर ये y क्या आ गई, y मेरे लाल वो डिस्टेंस है जहां पर ये इसका प्रेशर जो है इस पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है मुझे। सी इसके लिए आप लोगों को एक चीज पता होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर y बराबर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ये r मैं ऐसे नहीं ले रहा, r ले रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। और ये जो y होती थी वे एक तरीके से हम h निकालते थे, कहीं पढ़ा होगा y h इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। सी मैं इसको लिखना चाहूँ h इक्वल्स टू y, मतलब y ये मैक्सिमम वो हाइट है, ठीक है, इक्वल्स टू ओमेगा ऐसे कैसे रह जाएंगे, r क्या है उस टाइम पे मेरे पास x है, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। लो सारी चीजें तो मेरे पास इनकी टर्म में आ गई। देखो मैं वो वॉल्यूम dv निकालना चाहूँ तो मैं लिखूंगा y की जगह ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक ये रे, ये 2 पाई में बाहर ले लिया और मेरे पास ये कितने बन गए एक्स क्यूब। क्या सारी चीजें आ गई और एक मेरे पास रह गई dx। बहुत बढ़िया सर। अब आप हमें लिमिट बताओ कौन सा वॉल्यूम आप हमें निकालना चाह रहे हो, कौन सा वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूं मैं, वो वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूं जिसमें ये होल मैं कंसिडर नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे तो पानी या फिर कुछ भी फ्लूइड है वो है ही नहीं। फ्लूइड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर से सर, आर से। देखो ये शेप नहीं बनेगी इसकी, इस तरीके से फीलिंग लाओ आर पे आर इक्वल्स टू आर पे, बिकॉज इसके इस एक्सिस के अबाउट तो रोटेट हो रहा है, देखो आर पे मेरे पास वॉल्यूम कितना है, क्या कोई वॉल्यूम फील कुछ देख पा रहे हो, इसमें कुछ वॉल्यूम है, नहीं है सर, नहीं है, कुछ वॉल्यूम नहीं है। लो जीरो। कहां तक वॉल्यूम मिल रहा है मुझे, यहां तक सर, ये वाली रेडियस तक वॉल्यूम मिल रहा है। ये वाली रेडियस पे वॉल्यूम क्या मेरे पास वो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा जो मैं निकालना चाह रहा हूं, यस सर, यस, वही तो हमें चाहिए था। लो ये वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 2 पाई ओमेगा स्क्वायर, लो पाई 2 से 2 कट जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स क्यूब का यदि मैं इंटीग्रेशन करूंगा मेरे पास होगा x की पावर 4, तो 1/4 मैं इसको बाहर ले लिया हूं और अब लिमिट रख रहा हूं सीधी r की पावर 4 माइनस r की पावर 4। ये मेरे पास वो वॉल्यूम आ गया, ये वाला जो रह रहा है। अब मैं निकालूं यदि कहूं वॉल्यूम फ्लो आउट, ठीक है, कितना होगा सर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस इस वाले वॉल्यूम में से, पहले वाले वॉल्यूम में से जो वॉल्यूम बच रहा है उसको मैं बाकी कर दूं तो मुझे पता लग गया ना कि जितना पानी बह चुका है वो आ जाएगा, देखो इसको, ये हो जाएंगे पाई ओमेगा स्क्वायर बाई 4g
r की पावर 4 माइनस r की पावर 4. सो माय डियर, दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. नाउ यदि आपको मास की टर्म में पूछे, सिंपल सी बात है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम. मास यदि निकालना चाहो तो आप डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इस तरीके से करके भी निकाल पाओगे. बट दिस इज योर फाइनल आंसर. ये एक तरीके से यही पूछना, हाउ मच लिक्विड कैन फ्लो आउट. लिक्विड कैन फ्लो आउट, वो वॉल्यूम ही आपसे पूछना चाह रहे हैं. सो दिस इज योर आंसर. आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी. आपको चीजें समझ आई होंगी. सो टेक दिस माय डियर. इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनको छापेंगे. ठीक है. माय डियर, आगे बढ़ते हैं. ओके माय डियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, a horizontally oriented copper rod of length L is rotated about a vertical axis passing through its middle. कहना चाह रहे हैं कोई रोड है ना, कोई रोड है आपके पास जिसकी लेंथ L है ना, लेंथ L है और उसका मास बोलते हैं M है. M उसका मास है. देखो, पासिंग थ्रू इट्स मिडल, इसके अबाउट इसको मूव कर घुमाया जाता है, रोटेट करवाया जाता है. इसके अबाउट इसको रोटेट करवाया जाता है. व्हाट इज द नंबर ऑफ आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड. रिवॉल्यूशन पर सेकंड आपसे पूछना चाहते हैं वो नंबर ऑफ, व्हाट इज द नंबर ऑफ आरपीएस एट विच द रोड रप्चर्स. रप्चर का मतलब होता है वो टूट जाएगी, वो टूट जाएगी. टेक डेंसिटी ऑफ रोड एज रो एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ एट टेंसाइल स्ट्रेंथ एज सिग्मा एम. चलो भाई, बहुत बढ़िया, सारी डिटेल्स उन्होंने दे दी. सिग्मा एम इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है और डेंसिटी इनकी रो है. ओके, वो पूरी रोड की डेंसिटी रो है, पूरी रोड की डेंसिटी रो है. बहुत आसान क्वेश्चन है, बट सिंपली यदि आप देखोगे तो इसमें छोटी मोटी मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है. छोटी मोटी मिस्टेक ही बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन में, और इस टाइप के क्वेश्चन एनईटी में आते हैं. एनईटी में आएंगे, आप ऑप्शंस तो देख ही नहीं पाओगे. बाकी ऑप्शंस एग्जामिनर सेट करते हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं जहां पे आप छोटी मोटी मिस्टेक करके आंसर तक पहुंच पाओ. देखो, इनका मास m, बड़ी सिंपल सी बात है यार, बड़ी सिंपल सी बात है. इसके अबाउट इनको ओमेगा से घुमाया. ये है मेरे पास रेडियन पर सेकंड, है ना, रेडियन पर सेकंड. मुझे चाहिए था रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड. ओके, वो बात की बात है, वो हम निकाल पाएंगे. देखो, इनका मास m था, लेंथ l थी. तो क्या बच्चा फील कर पा रहा है जिसके ऊपर हमें अध्ययन करना, बिकॉज पूरी रोड को तो हमें देखना नहीं है. पहले मान लो ये पूरी रोड थी, अब इसको सेंटर के अबाउट में घुमाऊंगा तो मेरा कंसर्न तो यही है ना कि मैं इसके बारे में देख पाऊं कुछ भी, बिकॉज किसी भी एक साइड का ही अध्ययन कर पाऊंगा, किसी भी एक साइड के बारे में ही देख पाऊंगा. ये l/2, तो क्या आप लोग फील कर पा रहे होंगे, इसका जो मास हो जाएगा वो m/2 हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, बिकॉज पूरी रोड का मास m था. तो आधी की मैं बात करूं वो हो जाएगा m/2, और वो एक्ट कहां करेगा, इनके सेंटर ऑफ मास पे. सेंटर ऑफ मास हर बच्चे को पता है सर, इनके आधे पे. इसका मतलब यहां से यदि मैं डिस्टेंस देखना चाहूं तो क्या ये l/4 हो जाएंगे. ब्यूटीफुल सर, यही छोटी मोटी मिस्टेक माय डियर. बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं. अब तो हर बच्चे को पता है सर, इसके बारे में आप अध्ययन करना चाहोगे. लो, मैं इसको कट कर देता हूं, है ना. कहीं ना कहीं जो कुछ रप्चर हो रहा है, टेंशन आ रही है जो इसके अंदर, वो कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही कहीं ना कहीं एडजस्ट होने वाली है. तो लो, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कहीं ना कहीं एडजस्ट होने वाली है. तो मान लो मैं कह देता हूं वो टेंशन जिसकी वजह से वो टूट रही है, रप्चर हो रही है, वो m इंटू ए सेंटर ऑफ मास. ए सेंटर ऑफ मास क्या यही होगा. अरे यार, टेंशन बराबर वो वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से टूट रही है. होगा क्या, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएंगे और ये टूट जाएगी, और ये टेंशन को सस्टेन नहीं कर पाएगी और टूट जाएगी. लो, इसको लिखने में कहीं ना कहीं बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं. देखो, मास कितना है, जिस पे मैं अध्ययन कर रहा हूं उसको देखो. आप जिस पे मैं अध्ययन कर रहा हूं ना उसी को देखो. उसका मास है सर m/2.
m/2 ए जो होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो होगा r इंटू ओमेगा स्क्वायर। बट सी अब इनकी r क्या होगी, सेंटर ऑफ मास से आप देखोगे, सेंटर ऑफ मास से आप देखोगे r, दिस इज योर r, दिस इज योर r। लो L/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज योर टेंशन। नाउ सी सिग्मा जो m था वो क्या होगा, टेंशन डिवाइड बाई एरिया, टेंशन डिवाइड बाई एरिया, बड़ी सिंपल सी बात है। लो तो टेंशन यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, टेंशन मेरे पास यहां से क्या निकल के आ जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा m इंटू एरिया, एरिया इक्वल्स टू m/2 L/4 ओमेगा स्क्वायर। नाउ m क्या होगा मेरे लाल, m क्या होगा, m किसका मास की बातें हो रही, m तो सर उस रोड का मास था, m तो पूरे की बातें हो रही है ना। m 1/2 को तो बाहर ले लिया मैंने, 1/2 को बाहर ले लिया, L/4 को बाहर ले लिया, ओमेगा स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, बट जो m था ये m तो पूरी रोड का था ना, ये m तो पूरी रोड का था। और वो जो मास था वो था, डेंसिटी उनकी गिवन थी रो इंटू ए इंटू एल, रो इंटू ए इंटू एल इज योर सिग्मा m इंटू ए। लो एरिया तो चले गए, यहां पे कितना बचता है, रो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 8। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सिग्मा m, यहां से मैं ओमेगा निकालना चाहूंगा, मेरे पास हो जाएंगे 8 सिग्मा m डिवाइड बाई रो एल स्क्वायर, रो एल स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास ओमेगा। बट दिस इज रेडियन पर सेकंड। अब मुझे चाहिए थे क्या, आरपीएस, इसका मतलब मुझे चाहिए थे क्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड। देखो किस तरीके से निकालूंगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड आपको निकालना चाहे पड़े तो आप क्या करोगे, रिवोल्यूशन निकालने हैं पर सेकंड, जो रेडियन पर सेकंड है वो 2 पाई में हो रहे थे, पूरे सर्कल में हो रहे थे, वो 2 पाई में हो रहे थे। अब मुझे निकालना हो सिंपल रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, ये तो मेरे पास रेडियन पर सेकंड थे, इसको यदि मैं 1/2 पाई से डिवाइड कर दूं, 1/2 पाई से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे पास ये रिवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएंगे, रिवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। और ये जो ओमेगा एन कैसे कैसे, 8 सिग्मा m डिवाइड बाई रो इंटू एल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। जो रेडियन पर सेकंड होता है वो पूरे सर्कल के नुग होता है, 2 पाई, है ना, एंगल कितना हो गया, 2 पाई हो गया ना, 180 प्लस 180 360 और 2 पाई, है ना, वहीं से आती है चीजें। रिवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हमें उनसे उस घेरे से कोई मतलब नहीं है। रिवोल्यूशन पर सेकंड कितना हो रहा है, ये तो रेडियन पर सेकंड थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। इसको छापेंगे, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं कुछ जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज में से, है ना, जो थोड़ा बहुत उनका लेवल ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, बट इतने भी बहुत गहरे क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते हैं। इनको छापेंगे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। माय डियर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर टेकिंग आपका जेईई एडवांस का कोई पीवाईक्यू है, बहुत आसान सा है, बट थोड़ी सी मिस्टेक है जहां बच्चे कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में भी थोड़ी समझने में बच्चे जो दिक्कत कर देते हैं, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं, है ना। देखना बिल्कुल केयरफुली देखेंगे बच्चों इसको। एन ओपन एंडेड यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आर कंटेन्स वाटर की डेंसिटी गिवन है। इनिशियली द वाटर लेवल stands at 0.29 मीटर फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, ये यूट्यूब थी आपकी, ये आपकी यूट्यूब थी, है ना। इनका जो बेंड होता है वो बहुत छोटा सा होता है, वैसे नेग्लिजिबल सा, है ना। सी वेरी केयरफुली, ओके सर, बहुत बढ़िया, यूट्यूब है, ओके ब्यूटीफुल। सी water level stands at 0.29 मीटर फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म में। ओके, पहले की बातें कर रहे हैं, जब तक कोई और लिक्विड इसमें मिलाया नहीं गया था। एक साइड की जो हाइट है उसको मैं बोल देता हूं H2 गिवन है, इधर वाली जो साइड है उसको मैं बोल देता हूं H1। ओके, ये इनिशियल में 0.29 मीटर की थी दोनों, ठीक है। नाउ सी
बॉटम ही नीचा हूं। केरोसिन ऑयल ए वाटर इमिसिबल लिक्विड, जो कि पानी में घुलने मिलने वाला नहीं है, घुलने मिलने वाला नहीं है। ऑफ डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज एडेड टू द लेफ्ट आर्म अंटिल इट्स लेंथ इज 0.1 मीटर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक इसमें अब इसमें केरोसिन ऑयल मिलाया जाएगा, मिलाया जा रहा है ना, और इतना मिलाया जा रहा है जब तक कि इसकी लेंथ 0.1 मीटर ना हो जाए। ये वाला जो गिवन है आपको ऐसे है ना, as shown into the schematic figure below, the ratio H1 divided by H2, H1 divided by H2, ये आप लोगों को पूछा गया। of the heights of the liquid in the two arms is, ओके सर, बहुत बढ़िया। बाकी कुछ भी इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, बाकी कुछ भी इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं। देखो क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, ये 0.29 थे पहले, ये भी 0.29 थे, बहुत बढ़िया सर, ये 0.29 थे। यहां से यहां तक की बात करूं मैं, इनिशियली 0.29 मीटर। ओके सर, नाउ जैसे ही केरोसिन मिलाया जाएगा इसमें, सी जब केरोसिन मिलाया जाएगा, क्या आप इस बात को फील कर पाओगे? मान लो मैं यहां से इसमें केरोसिन मिलाऊंगा, यहां से कुछ केरोसिन मैंने कुछ भी अदर जो लिक्विड है वो डाला, तो आप फील करोगे जो लिक्विड है वो यहां से डालने पर उसके फोर्स, प्रेशर फोर्स की वजह से इस वाले लिक्विड, इस वाली जो साइड है उसमें पानी कुछ ऊपर की तरफ जाएगा। यस सर, जाएगा। और जाएगा कितना? जितना इधर नीचे आएगा, जितना इधर नीचे आएगा उसका आधा। अरे यार, इतना पानी मान लो मैं इतना भर दिया, क्या वो ऐसे कैसे ही थोड़ी रहेंगे, ऐसे कैसे थोड़ी रहेंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे, इनका नीचे वाला लेवल, और एक्चुअल में दोनों बराबर हो जाएंगे, एक्चुअल में दोनों बराबर हो जाएंगे। फील करना इस चीज को, फील करना इस चीज को। मैंने यहाँ पे अभी तक इसमें कोई लिक्विड मिलाया हुआ नहीं है, कोई लिक्विड नहीं इसमें मिलाया हुआ नहीं है। ओके सर, नाउ सी, जैसे इसमें केरोसिन मिलाया जाएगा, जैसे इसमें केरोसिन मिलाया जाएगा, केरोसिन मान लो केरोसिन यहां तक आया, केरोसिन यहां तक आया, ये केरोसिन है, ये केरोसिन है, और यदि मैं कहूं ये x है, ये भी x है, ये 2x नेट है ना, तो क्या आप इस चीज को फील कर पाओगे कि जो लिक्विड था वो इतनी ही हाइट पे ऊपर चला जाएगा, इतनी ही हाइट पे। ये तो लिक्विड जो वाटर था उसी की बातें हैं, ये तो वाटर जो था उसी की बातें हैं। एक्स हाइट ऊपर चला जाएगा, एक्स हाइट ऊपर चला जाएगा। किस वजह से जाएगा सर? इसके प्रेशर फोर्स की वजह से, जो लिक्विड मिला रहे हैं उसके वेट की वजह से, मानो उसके वेट की वजह से, उसके वेट की वजह से ये इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। अभी हमारा जो अध्ययन का मुद्दा है वो है ये, इसका वेट, इसका वेट। आप फील करना इस चीज को। पहले यहां तक जो था, दिस इज योर H1 0.29 मीटर, ये आपका है 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर, ये x, ये भी x है ना, ये x है आपका, ये 0.29 मीटर है। तो क्या मैं इनको लिख पाऊंगा सर? H1 H2, पहले मैं H2 को लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख पाऊंगा? H2 इक्वल्स टू 0.29 प्लस x। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे लिख पाओगे। नाउ H1 की बात मैं करूं, H1 की बात मैं करूं, H1 की बात मैं करूं तो क्या मैं लिख पाऊंगा? H1 इक्वल्स टू 0.29, ये यहां तक का हो गया, प्लस x, प्लस 0.1 में इसको बोल दो, प्लस 0.1 माइनस x। क्या ऐसा लिख पाऊंगा? क्या ऐसा लिख पाऊंगा? अरे यार, इस वाली में इसको जोड़ के मैंने इसको घटा दिया तो यही तो आ गया। इस वाली में इसको जोड़ के मैंने इसको घटा दिया तो यही तो आ गया, यही तो आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये हो जाएंगे आपके पास 0.39 प्लस माइनस एक्स। नाउ अब तो बचा ही क्या है? अब तो बचा ही क्या है? हमें निकालना था H1 डिवाइड बाई H2। बहुत आसान है। देखो, केरोसिन की डेंसिटी आपको गिवन है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप इन पे कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, है ना, और उनके बीच में, मान लो मैं इसको कहता हूं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इनके बीच में प्रेशर यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा सर, इनका प्रेशर एट A और प्रेशर एट B बराबर है
प्रेशर एट ए और प्रेशर बी बराबर, बिकॉज दोनों एटमॉस्फेयर में खुले हुए हैं यार, दोनों एटमॉस्फेयर में खुले हुए हैं, इक्विलिब्रियम के बाद की बातें हैं ये। ओके, तो प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। नाउ सी, प्रेशर एट ए कैसे लिखूंगा, पी एटमॉस्फेरिक, या फिर यहां से ले लो, इसको मैं लिखूंगा इस फ्लूइड के लिए यहां तक, यहां तक, यहां तक, ठीक है, यहां तक लिखूंगा। सी, मैं लिखूंगा रो ऑफ केरोसिन जी इंटू एच। यार ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको प्लस लिखते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं उसको प्लस लिखते हैं। रो जी इंटू एच कितना है मेरे लाल, 0.1, ठीक है, यहां तक पहुंच गया मैं, अब यहां तक पहुंच गया। अब सी देखना, ध्यान से देखना, यहां से लेकर मैं यहां तक लिखूंगा, अगले में यहां पे वाटर है, यहां पे वाटर है, रो वाटर जी इंटू दिस वाली डिस्टेंस लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। बट क्या मैं उसको माइनस भी तो अगली बार दूसरी साइड भी तो इसको मैं यही लिखूंगा, यहां से जब मैं यहां तक पहुंचूंगा तो क्या ये दोनों कट जाएंगे, यहां तक दोनों कट जाएंगे। यही जंपिंग जैक मेथड नाम से हम यूज करते हैं, कंसेप्ट यही होता है कि जब सेम फ्लूइड हो तो आप उसको छोड़ जाओ, वहां से सीधे यहां पे मूव कर जाओ अगली लाइन पे, उसके हॉरिजॉन्टली आप एक लाइन खींचो, वहां मूव कर जाओ, जंप कर जाओ सीधा। ये जंपिंग जैक मेथड होता है, एक फ्लूइड में काम में लेते हैं, प्रेशर जो लिखते हैं ना यूट्यूब वगैरह के इनके लिए है ना, उनमें काम में लेते हैं। देखो यहां से मैं यहां पे आ जाऊंगा सीधा, अब यहां की बातें करूं, यहां की बातें करूं, तो ये भी एक्सी है सर, ये भी एक्सी है, ये भी एक्सी है। ओके देखो, इसके लिए मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा रो ऑफ वाटर, बट ये है तो पूरा वाटर ही ना, ये भी तो वाटर ही है, ये भी तो वाटर ही है। रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 2x इंटू 2x, कैरोसिन का कितना था सर 800, जी ऐसे कैसे कट गए है ना, इंटू 0.1 इक्वल्स टू 1000 जो इनका गिवन था, इंटू 2 इंटू एक्स। लो ये कट जाएंगे, बचेगा कितना यहाँ पे 4, तो x इज योर 0.4। यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई, और x की वैल्यू मिलते ही तो मेरा काम ही हो गया, x की वैल्यू मिलते ही तो मेरा, सॉरी यहाँ पे 0.04 आएगा, 1 पॉइंट यहाँ पे भी 0.04 मीटर, 0.04 मीटर। x की वैल्यू मिलने के बाद देखो h1 क्या हो जाएंगे, h1 क्या हो जाएंगे, h1 इज योर 0.39 माइनस 0.04, this is your 0.35. second one H2 is what 0.29 plus 0.04, this is your 0.33. now H1 divided by H2 आपको पूछा था, H1 divided by H2 आपको पूछा था, H1 कितना है आपका, H1 कितना है आपका 0.35 divided by H2 is your 0.33. This is your 35 divided by 33. This is your answer my dear. क्वेश्चन बड़ा बेसिक था, आपको इसमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो मैंने इसमें लिक्विड मिलाया, तो जितना मैंने लिक्विड मिलाया उसके वेट की मैं बातें करूंगा, उसके वेट की मैं बातें करूंगा, वही वेट हमें सारी चीजें हमें बताएगा। देखो उसका हमें लेंथ दे रखी 0.1 मीटर की, 0.1 मीटर वो हो जाए तब तक मिलाया जा रहा था। तो आप फील करोगे यार, इधर से मैं जितना डालूंगा है ना, उधर से मैं जितना डालूंगा तो उतने वेट की वजह से ये भी तो थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस होगा। इधर यदि मैंने मान लो 1 मीटर डाला तो आधा मीटर तो ऊपर चला जाएगा, और आधा मीटर ही वो इस पहले वाले लेवल से ऊपर हो पाएगा। फील कर पा रहे हो उस बात को, यही इसमें मेन मुद्दा था। बाकी छोटी मोटी कैलकुलेशंस थी, उनका कोई रोल था नहीं। बाकी यहाँ पे एक जंपिंग जैक मेथड जो होता है, सेम फ्लूइड के लिए हम सीधा जंप कर जाते हैं। मान लो इस तरीके से गिवन होता कि यहाँ तक वाटर है, उसके बाद कुछ और है, फिर यहाँ तक वाटर है, यहाँ तक वो लिक्विड है सेम, और फिर कुछ और है, तो मैं यहाँ तक का लिखता सेम फ्लूइड, मैं सीधा जंप कर जाता यहाँ पे, और फिर इनका लिखता इस तरीके से। तो उसको जंपिंग जैक मेथड कहते हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, इनको छापेंगे पहले। Okay my dear, okay my dear, moving to the next question. Okay my dear, moving to the next question. ये भी आपका जेई का PYQ ही है ना, अच्छा क्वेश्चन है। सी
ए ट्रेन विथ क्रॉस सेक्शन एरिया एस टी, क्रॉस सेक्शन एरिया ट्रेन का दे रखा है एस टी, इज मूविंग विथ वेलोसिटी स्पीड वी टी इनसाइड ए लॉन्ग टनल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस नॉट। ओके सर, लॉन्ग टनल है कोई जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया एस नॉट है, एस नॉट है। ओके सर, है ना, एंड इट इज गिवन एज 4st। कोई ट्रेन इसके अंदर है, कोई ट्रेन इसके अंदर इस तरीके से मान लो ये है, ठीक है, इस कोई ट्रेन है इसके अंदर, ठीक है। अज्यूम दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एयर डेंसिटी रो इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, इसके आगे की जितने भी एयर है उसकी बातें हो रही है, फ्लोज बैक बिटवीन इट्स साइड एंड द वॉल ऑफ द टनल, वॉल ऑफ द टनल। इसका मतलब मानो यहां पे बैठा हूं, कोई भी एयर का पार्टिकल है वो इस तरीके से इस पे फ्लो कर रहा है ना, स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं इसको माय डियर, स्ट्रीम लाइन फ्लो, है ना, इधर भी जा रहा है। बट सी आप मान लो टनल इस तरीके से है और ट्रेन यहाँ है तो वो इस साइड से भी आ रहे हैं, साइड से। यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकता, 3D में है, ठीक है, 3D में आपको शो नहीं कर सकता, बट बाकी इसके ट्रेन के उस साइड से भी और इस साइड से भी ट्रेन से टच होके एयर का फ्लो, जो रो डेंसिटी की एयर है उसका फ्लो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो द एयर फ्लोज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन इज स्टेडी एंड लेमिनार। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक द एम्बिएंट प्रेशर एंड दैट इनसाइड द ट्रेन टू बी पी नोट। ट्रेन के अंदर का कोई भी प्रेशर है वो पी नोट है, ट्रेन के अंदर का कोई भी प्रेशर है वो पी नोट है। इफ द प्रेशर इन द रीजन बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रेन एंड द टनल वॉल इज पी, साइड ऑफ द ट्रेन एंड टनल वॉल, टनल के वॉल का जो प्रेशर है, ठीक है, वो पी है, वो पी है। ओके सर, बहुत बढ़िया, है ना। और इनके बीच का एक रिलेशन गिवन है आपको, पी नोट माइनस पी इक्वल्स टू 7/2n रो वी टी स्क्वायर। आपको पूछा द वैल्यू ऑफ n इज, द वैल्यू ऑफ n इज। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सी इस क्वेश्चन में आपको यहां का प्रेशर गिवन है, मान लो इसको 0.2 ले लेता हूं, अंदर है ही पॉइंट, और इसको कहीं पॉइंट, बिकॉज इस लेवल पे मैं कहीं भी पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने ये ले लिया 0.1, जिनका प्रेशर तो पी नोट, बिकॉज यहां पे ट्रेन के अंदर इस पॉइंट पे भी प्रेशर पी नोट ही है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ट्रेन के आगे यहां का पॉइंट मैं कोई लूं जहां से एयर का फ्लो आ रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, उसका प्रेशर भी पी नोट ही है, जिसको मैं 0.1 लूं। अब मुझे चाहिए क्या था सर, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस, याद करो प्रेशर डिफरेंस लगाना, इसका मतलब बर्नौली इक्वेशन आएगी, इसका मतलब बर्नौली इक्वेशन आएगी, लगा दो, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं बिटवीन 1 and 2। ओके सर, बहुत बढ़िया, लिखते हैं बच्चों। देखो पहली चीज तो ये भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे पी नोट माइनस पी ही क्यों गिवन है। देखो पी जो प्रेशर है वो कुछ हाइट पे है और कहीं पे पी है, उससे नीचे की तरफ किसी हाइट पे प्रेशर पी नोट है। देखो ट्रेन वाला जो प्रेशर माना था वो पी नोट है, इसका मतलब सर किसी हाइट पे नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और ज्यादा में से कम को ही घटाया है यहाँ पे इन्होंने। जो यहाँ का प्रेशर था वो ज्यादा था, यहाँ का प्रेशर था वो कम था, उसमें से घटा के आपको डेटा गिवन है, ठीक है। लिखो इसके लिए अप्लाई करते हैं बिटवीन 1 and 2 P प्लस 1/2 रो वी टी स्क्वायर, 1/2 रो वी स्क्वायर। जेड की बात करूं मैं हाइट की, यहाँ पे कोई डेटा हमें यहाँ पे गिवन नहीं है जहां से मैं हाइट को ला सकूं। ओके सर, बहुत बढ़िया, छोड़ देते हैं, जो डेटा गिवन नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। P2 है हमारा P प्लस 1/2 रो वी नोट स्क्वायर, यहाँ का वेलोसिटी मैं वी नोट मान लूं, ठीक है, वी नोट मान लो, बिकॉज यहाँ का एरिया भी तो एस नोट गिवन है ना हमें। नाउ P नोट माइनस P इज हाफ रो वी नोट स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर। मुझे इसको इसकी फॉर्म में बनाना है, लो 1/2 रो वी टी स्क्वायर ऐसे कैसे बाहर ले लिया, मेरे पास बच क्या जाएगा, वी नोट स्क्वायर बाई वी टी स्क्वायर माइनस 1। लो ये मेरे पास बन गया। अब जहां मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बर्नौली इक्वेशन जहां लगवाएंगे मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, वहां पे आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन भी साथ में लानी पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई मिसिंग डेटा देंगे जिससे जो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन से लेके आओगे। लगा तो इनके बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2। 1 के लिए देखो A1 V1, ए इनका गिवन है सर एस नोट हमारे पास है 4st इंटू V1। V1 की बात करूं तो मेरे पास जो V था वो V ऑफ ट्रेन था,
पॉइंट 1 की बात कर रहा था, इस पॉइंट का तो यही था ना यार। मान लो मैं यहाँ पे बैठा होता, इस पॉइंट को देख रहा होता, तो मुझे क्या लगता कि ये पॉइंट मेरे पास उसी स्पीड से आ रहा है जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, है ना। ये मैंने आपको मैकेनिक्स में भी पढ़ाया था जब मैं रिलेटिव मोशन आप लोगों को पढ़ा रहा था। नाउ सेकंड, इनका एरिया सर, इनका एरिया, जो एयर जहां जहां जिस एरिया में फ्लो कर रही है उस एरिया की बातें करेंगे, उस एरिया की बातें करेंगे, उस एरिया की बातें करेंगे। सर कितना एरिया हो जाएगा वो, देखो ये नेट एस नोट था, ये नेट एस नोट था, और एस नोट में से मेरे पास ये एरिया तो ब्लॉक हो रहा है, इस एरिया में मुझे कुछ नहीं मिल रहा सर, इस एरिया में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मतलब मेरे पास एरिया रह कितना रहा है, इसमें से यदि मैं इसको घटा दूं वो एरिया मेरे पास रह रहा। देखो बच्चों, देखो 4s नोट ये नेट एरिया था, इसमें से यदि मैं एस टी घटा दूं तो मेरे पास इस एरिया पे इस एरिया की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास मिलेगी जहां पे ये एयर स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रही है, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रही है। नाउ सी दिस इज योर 3st डॉट वी नोट, बहुत बढ़िया सर, एस टी यहां से कट जाएंगे, वीटी वी नोट डिवाइड बाई वीटी, वी नोट डिवाइड बाई वीटी इज योर 4/3, और इनका स्क्वायर मुझे निकालना था बाय वीटी स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएंगे 16 डिवाइड बाई 9। बस अब तो करना ही क्या है भाई, मुझे यहाँ पे डेटा पुट करना है, इसी को मैं सीधा लिख रहा हूँ 1/2 रो वीटी स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया 16 डिवाइड बाई 9 माइनस 1। लो ये कितना बच गया, रो वीटी स्क्वायर 16 में से 9 गई तो 7 डिवाइड बाई 9, इसका मतलब रो वीटी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख रहा हूं उसको 7 रो वीटी स्क्वायर, 7 रो वीटी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9, ये हमारे पास है n की वैल्यू, ये हमारे पास है n की वैल्यू, एंड दिस इज योर आंसर माय डियर, दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में जो गलती होती है वो यहाँ पे होती है एरिया लेने में, एरिया लेने में, एरिया लेने में। आप कंटिन्यूटी इक्वेशन इन दोनों के बीच में अप्लाई नहीं कर पाते, यदि आपको इस क्वेश्चन में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है ना तो आप नहीं कर पाओगे, और ऊपर से ये है एनएटी, ऊपर से है ये एनएटी, है ना। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो ही कंसेप्ट यूज हो रहे थे, बर्नौली इक्वेशन का एंड सेकंड वन वाज ओवर कंटिन्यूटी इक्वेशन, बिकॉज बर्नौली इक्वेशन जब भी आते हैं वो कोई ना कोई ऐसा डेटा जरूर लेके आते हैं जो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकाल पाओगे, है ना, तभी दोनों आपस में एक साथ यूज हो पाती है। और इस क्वेश्चन का जो मेन जो मुद्दा था वो यही था कि इस वाले में जो बच्चा इस एरिया को पहचान गया जहां एयर का फ्लो हो रहा है ना, और कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा पाया, उसके लिए क्वेश्चन आसान था, बाकी तो आप देख ही चुके हो। सो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि किस तरीके से हम इस एरिया को ले पाए हैं, है ना, और किस तरीके से चीजें आई हैं, है ना। टेक दिस माय डियर, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके माय डियर, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी आपके आईआईटी जेईई का ही पीवाईक्यू है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सीलरेटिंग वेसल्स का, एक्सीलरेटिंग वेसल्स का। इसका कंसेप्ट्स भी आप लोगों को यहां से सीखने को मिलेगा, और इस क्वेश्चन को जो करके जाएंगे वो भी आप लोगों को मिलेगा। देखो बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए सिलेंड्रिकल ट्यूब with its base is shown into the figures filled with water. Okay sir, it is moving down with a constant acceleration a along a fixed inclined plane with angle theta equals to 45. ठीक है, जो डायग्राम गिवन है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो डायग्राम गिवन है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीके से कुछ है, इसमें इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से कुछ है, ये यहाँ पे इनकी इनर डायमीटर गिवन है डी आपको, और एंगल जो था दिस इज योर 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। लिक्विड जो है वो इस तरीके से कुछ शेप बन रखी है, इस तरीके से कुछ शेप बन रखी है, और इनका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ सिंपल सी बात है, जी सर लगेंगे ही लगेंगे, और ये जो एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में आपको गिवन है, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, ये सारे इस डायग्राम के बारे की चीजें हैं। ओके नाउ सी, P1 एंड P2 आर प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड 2, 1 एंड 2 का जो प्रेशर डिफरेंस है, ओके, रेस्पेक्टिवली लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ट्यूब, लेट बीटा इक्वल्स टू, बीटा इज आपको गिवन है P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो जी डी, रो जी डी। ओके सर,
where rho is density of water, d is the inner diameter of the tube and g is acceleration due to gravity. Which of the following statements is are correct? चलो बात की बातें हैं, कौन से सही है कौन से नहीं। पहले आप लोग एक चीज सीख के जाओ, पहले आप लोग एक चीज सीख के जाओ, जो भी यहां पे शेप बनती है ना, जो भी यहां पे फ्लूइड की शेप बनती है, मान लो कोई कंटेनर है ना, इसको आप एक्सीलरेशन दे रहे हो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दे रहे हो, तो आप देखना आप कैसी शेप आप लोगों को मिल पाएगी। सर हमें तो नहीं पता किस तरीके की मिल पाएगी। आप एक काम करो, एक्सीलरेशन को पलटी दे दो और जी को नीचे की तरफ लग ही रहा था, जी तो नीचे की तरफ लग ही रहा था, एक्सीलरेशन को उलट दो, ठीक है। और नेट जो एक्सीलरेशन आता है, ये नेट एक्सीलरेशन रिजल्टेंट जो आ गया उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर शेप बन जाएगी, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसी शेप फ्लूइड की बनेगी, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब आप फील करना, जब मान लो आप इसको इस तरफ लेके जा रहे हो, आप इसको इस तरफ लेके जा रहे हो, तो देखो ये इनका पहला कंसेप्ट आपका एक्सीलरेशन को पलटी दो, जी लग रहे थे, रिजल्टेंट जो एक्सीलरेशन है वो सर यही होंगे, वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैंने पढ़ाया था तब आपको पता है। बट और मैं कह रहा हूं कि जो शेप बनेगी लिक्विड की लेयर की, वो इस रिजल्टेंट एक्सीलरेशन के जस्ट परपेंडिकुलर। नाउ सी एक चीज और देखते हैं, मान लो इस लिक्विड को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, इस तरफ लेके जा रहा हूं, लेके तो इस तरफ जा रहा था। अब मैं क्या करूंगा, पहला मेरा काम इसको पलटी मारना, दूसरा काम जी लगाना और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालना। उसके बाद तो सर मुझे परपेंडिकुलर लाइन ही तो खींचनी है, उसके बाद तो परपेंडिकुलर लाइन ही तो खींचनी है। आप इस तरफ लेके जाओगे लिक्विड को तो उसकी शेप इस तरीके से बनेगी, है ना। ये बहुत बेसिक चीज है, परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन की परपेंडिकुलर शेप बनती है, ठीक है। बहुत बेसिक चीज थी, इसका नॉलेज होना थोड़ा सा जरूरी है, काम में आएगा कहीं ना कहीं, इस क्वेश्चन में जरूर काम में आएगा। देखो नाउ सी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। सी मेरे लाल, ये इनका एक्सीलरेशन ए था। पहली चीज मुझे क्या करना था, सर जी तो ऐसे कैसे लगे ही रहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला मेरा काम था इस एक्सीलरेशन को पलटी मारना, इस एक्सीलरेशन को पलटी मारना, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। पहला काम कंप्लीट हो गया। सेकंड वन, अब मेरे पास दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के, या तो मैं इसको रिजल्टेंट ले लूं, है ना, या मैं इसके कंपोनेंट ले लूं। लो ये एंगल 45 थे, इसका मतलब सर ये भी एंगल 45 ही हो जाएंगे, ये भी एंगल 45 ही हो जाएंगे। ये हो गए बच्चों a cos 45, दिस इज a by root 2 एंड दिस इज ओवर a sin 45 डिग्री, दिस इज आल्सो a by root 2, a by root 2। नाउ रिजल्टेंट एक्सीलरेशंस में इनको लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा सर इस पॉइंट के अबाउट, ये तो मेरा a by root 2, इस डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन है और इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो g माइनस a बाई रूट 2। कोई बच्चा यदि किसी तरीके की डिफिकल्टी फील करे कि सर आपने इसको a बाई रूट 2 माइनस जी क्यों नहीं लिखा, तो देखो मेरे लाल ये जा रही है एक्चुअली में इस कंडीशन में, नेट एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में जा रही है। यदि ऊपर की तरफ जा रही होती तो मैं इसको लिखता a बाई रूट 2 माइनस जी। ये तो चीज आप लोगों को पता है ना, एलएलएम पढ़ के आए होंगे ना यार, बहुत बढ़िया। ओके अब देखो भाई, अब देखो मान लो मैं यहां से कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, कोई लाइन ड्रॉ करता हूं जिसको मैं पॉइंट बोल दिया ए पॉइंट बोल दिया। ये मेरे पास थी डी, ये मेरे पास एंगल था 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। इसका मतलब सर मैं 1045 इसमें लिखना चाहूं तो मेरे पास ये वाली जो लेंथ है वो भी कहीं ना कहीं डी ही निकल करके आने वाली है, बिकॉज लगाओ यार 1045 इक्वल्स टू A1 डिवाइड बाई डी, 1045 एक होते हैं, इसका मतलब ये बराबर हो ही गई। अब देखो बहुत बढ़िया, अभी जो मेन मुद्दा है इस चीज का अब आने वाला है निष्कर्ष। मैं पॉइंट 1 और ए के बीच में प्रेशर डिफरेंस लिखना चाहूं, पॉइंट 1 और ए के बीच में प्रेशर डिफरेंस लिखना चाहूंगा, मैं लिखूंगा P1 माइनस PA, बिकॉज आपको पता है नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे किसी हाइट पे हम नीचे जाते हैं प्रेशर प्लस रो जी एच से बढ़ते हैं, इक्वल्स टू रो जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव ये रहे हमारे पास G माइनस A बाई रूट 2 इंटू H, सर H मेरे पास क्या है D, H मेरे पास क्या है
डी, पहली इक्वेशन, ये मेरी होगी पहली इक्वेशन। सी, अब मैं लिखना चाहूं इसी तरीके से पॉइंट 1 और 2 के बीच में, तो मैं उसको लिखूंगा सर P2 माइनस PA इज इक्वल टू रो, एक्सीलरेशन इफेक्टिव क्या है सर, A बाई रूट टू इंटू डी, दिस इज दिस डिस्टेंस। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए था सर P1 माइनस P2 चाहिए था। लो, P1 माइनस P2 निकालने के लिए मुझे इसमें से इसको बाकी क्या बोलते हैं इसको, घटाना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में से 2 को घटाऊंगा, मेरे पास P1 माइनस P2 आ जाएंगे, ये कट जाएंगे। ठीक है, रो G ऐसा कैसा आ गया, G माइनस A बाई रूट टू माइनस A बाई रूट टू, ये बच गए। ओके, देखो नेक्स्ट, P1 माइनस P2 डिवाइड बाई, अब इसकी फॉर्म में कुछ ना कुछ बना रहा हूं मैं, रो जी डी, ये जी लिख रखा ना, रो डी लिख रखा होगा ओनली, इट्स रो जी डी लिख रखा ना, ये रो डी लिख रखा है, इसको रो जी डी लिख रखा है, वो वैल्यू निकालने के लिए लिखा है। रो डी लिखो एक बार, रो डी इक्वल्स टू, बचा क्या मेरे पास रो डी, जी माइनस ये हो गए माइनस 2A डिवाइड बाई रूट टू, जो बन जाएगा रूट टू ए। नाउ सी, ये मेरे पास वैल्यू है बीटा की, अभी नहीं है बीटा की वैल्यू, दरअसल बीटा जी बराबर, इसको मैं यहां पे ले जाऊंगा ना, तब जाके मेरे पास चीजें बराबर आएंगी। नाउ अब हमें ऑप्शंस देखने हैं, पहली चीज, व्हेन बीटा इक्वल्स टू जीरो कब होंगे, जब a इक्वल्स टू जी बाई रूट टू, लो भाई a इक्वल्स टू जी बाई रूट टू रखेंगे, a इक्वल्स टू जी बाई रूट टू रखेंगे, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये g माइनस रूट टू जी बाई रूट टू। लो, क्या ये क्लियर है? इसका मतलब सर बीटा इक्वल्स टू जीरो कब है, जब a इक्वल्स टू जी बाई रूट टू। पहला ऑप्शन क्लियर, सही हुआ, इसका मतलब सर दूसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता, नाउ सी थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, जब a इक्वल्स टू जी बाई टू है, तब बीटा की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल्स टू जी बाई टू पे, देखो भाई a इक्वल्स टू जी बाई टू पर, जी माइनस रूट टू डॉट जी बाई टू, बन क्या गया, जी माइनस जी बाई रूट टू। बहुत बढ़िया सर, लिखो रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू इंटू जी। क्या यही ऑप्शन मैच हो रहा है, रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू, ये कब आ रहा है, जब a इक्वल्स टू जी बाई टू है। सो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। इस क्वेश्चन में एक्सीलेटिंग वेसल का क्वेश्चन था, इंक्लाइंड पे आपको दे रखा था, कैसी भी कंडीशन अब आप लोगों को दे, आप इसको कर पाओगे, बिकॉज इफेक्टिव एक्सीलरेशन आप लोगों को आ गया है ना, कैसे आप अप्लाई कर पा रहे हो ये आप लोगों को आ गया। उसके बाद तो बचा ही क्या यार, उसके बाद तो अप्लाई करनी है चीजें, सो इसके दो आंसर हैं, पहला ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, जो आप लोगों को यहाँ पे मिल चुके हैं। नाउ माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे, अगला लेक्चर में मिलते हैं अलग चैप्टर के साथ, कुछ या फिर नीट के कुछ क्वेश्चंस के साथ। कुछ नीट वाले बच्चों के लिए भी तो वीडियो है, तो एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन तो खैर उनके लिए नहीं है, बट फिर भी जेई मेंस वाले जो क्वेश्चंस थे वो उन लोगों के लिए थे, स्पेशली जो बच्चे जेई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे थे। सो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे माय डियर। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, है ना। सो दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।